हेलो एवरीवन। माइनर एक्ट में आज हम लोग एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 ये पढ़ेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब हम हर दिन आपको कंप्लीट माइनर एक्ट दे रहे हैं। जैसा कि हर एक्ट की पहली धारा में होता है उसका संक्षिप्त नाम परिवर्तन, तो ये 1 मार्च 1964 से परिवर्तित हुआ, जो कि पहली धारा में बताया गया है। दूसरी धारा में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे न्यासी, न्यास, इन सब की। तीसरी में सेविंग्स हैं और चौथी धारा से इम्पोर्टेंट मैटर शुरू होता है। जैसा कि चौथी धारा में कहा गया है कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष का अधिनियम है ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही प्रदान किया जाता है, अनुदत्त किया जाता है। दंड विधियों के परिवर्तन में इसका कोई रोल नहीं है। मतलब आप सिर्फ सिविल मामलों में एसआरए या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की मदद ले सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में इसकी कोई जगह नहीं है। 5वीं धारा कहती है एसआरए की कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण कहते हैं रिकवरी को। अगर कोई स्थावर संपत्ति के आप हकदार हैं, आपकी होना चाहिए, मगर किसी और ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो आप सीपीसी के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके ज़रिए आप उस संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रिकवरी कराई जा सकती है न्यायालय द्वारा आपके पक्ष में। ये कहती है धारा 5। ये प्रीलिम्स में आती हैं। मेंस के लिए धारा 6, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये धारा 6, जिसमें कहा गया है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको स्थावर संपत्ति, स्थावर कहते हैं नॉन इमूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी को, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उसकी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया गया है, कर दिया गया है, तो वो क्या कर सकता है। पहली उपधारा में बताया गया है कि बिना विधि के सामूहिक अनुक्रम से या अन्यथा वे कब्जा जो व्यक्ति कर दिया गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से कब्जा रहा है, या उसके व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति है। ये बात 2019 में ऐड की गई है, इस धारा में संशोधन हुआ है धारा 6 में। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से बेकब्जा कर दिया गया हो, अपने हक की प्राप्ति के लिए, अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने हक को खड़ा करने के लिए, अपने हक को साबित करने के लिए और उस संपत्ति को पुनः प्रत्युत्तरण करने के लिए या रिकवरी करने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा। ये एक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ है 2019 में, और बहुत सी धाराओं, जैसे धारा 6 में संशोधन हुआ है। बहुत सी धाराएं प्रतिस्थापित की गई हैं, जैसे धारा 10 है, 14 है, 20 है। बहुत सी धाराएं जो कि बहुत आती हैं, 10, 14 और 20, वो प्रतिस्थापित की गई हैं धाराएं। उनसे संबंधित केस लॉज भी हैं। इसलिए ये एक्ट छोटा तो है मगर इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है आगामी एग्जामों के लिए। कहने का मतलब है धारा 6 की उपधारा 1 में कह दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती अपनी संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है बिना विधि के अनुक्रम के, तो वो अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए, रिकवरी करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है। दूसरी उपधारा में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होगा बेकब्जा किए जाने के 6 माह के बाद या फिर सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं कर सकता। ये बात बताई गई उपधारा 2 में। तीसरी उपधारा में बताई गई है बात कि इस धारा के अधीन अगर कोई वाद संस्थित किया जाता है और उसके आदेश या डिक्री हो जाती है, तो उस आदेश या डिक्री के विरुद्ध ना तो कोई अपील होगी और ना ही कोई पुनरावलोकन होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पुनरीक्षण हो जाए उसका, तो अपील और पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता जो भी आदेश या डिक्री पारित की गई है धारा 6 के अंतर्गत। फिर चौथी और आखिरी धारा में बताई गई है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सचमुच में अपनी किसी संपत्ति पर हक रखता है तो उसको कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से, रिकवरी करने से वर्जित नहीं किया जाएगा।
फिर 7वीं धारा कहती है, जैसा कि अभी आपने स्थावर संपत्ति के बारे में पढ़ा, वैसा ही धारा 7 में विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मूवेबल, जंगम कहते हैं मूवेबल को, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी भी रिकवरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हकदार हैं, वाद ला सकते हैं। फिर 10वीं धारा बताई गई है, ये धारा प्रतिस्थापित हुई है, देखिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया है प्रतिस्थापित। बहुत छोटी है ये धारा और मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस धारा 10 में सिर्फ ये बताया गया है संविदाओं के बाबत विनिर्दिष्ट पालन। विनिर्दिष्ट पालन क्या होगा, ये बताई गई बात धारा 10 में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। न्यायालय क्या करेगा, किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराएगा। कब, इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 तथा धारा 14 और 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए। कहने का मतलब है 11(2) में जो बात बताई गई है, 14 में बात बताई गई है, 16 में, उसके अधीन रहते हुए संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और चैनल का नाम दिया है। आप डायरेक्ट फिरोज सर डालेंगे तो आप हम तक पहुँच जाएंगे। सारे इंडिया में एग्ज़ाम होने वाले, जो भी पूरी इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए मैटर सफिशिएंट है। इसलिए अपने सारे साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर कोई असुविधा हो रही हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर वीडियो का, जो भी आप हमारा वीडियो पाएंगे यूट्यूब पर, सबके साथ हैंड रिटन नोट्स का PDF लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। PDF को आप डाउनलोड करिए और फिर पढ़ाई करिए। धारा 11 सिर्फ ये कहती है कि दशाएं जिनमें न्यासों के संशक्त संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रतिवर्तनीय है। मतलब न्यासों से संबंधित जो संविधाएं होते हैं उनका भी विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, मगर सिर्फ तब कराया जा सकता है जबकि न्यास पूर्णता ही विधिपूर्वक हो। इस अधिनियम की धारा 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंफ्यूज करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का में बताया गया संविदा का भागिक पालन। यहाँ पर बताया गया संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बड़ी धारा है, इसको ध्यान से समझ लें और लिखना कैसे ये भी समझें। पहले उपधारा में आपको ये लिखना है कि इस ऐसे ही वर्ड लिखना है कि इस धारा में अतिश्मन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। कहने का मतलब है यहाँ जो बात इस धारा में बताई गई, इसके अलावा किसी भी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए यहाँ जो बातें बताई गई हैं उनको तो विनिर्दिष्ट पालन के लिए न्यायालय, उन संविधाओं के भाग का विनिर्दिष्ट पालन के लिए तो न्यायालय आदेश करेगा, वरना निर्देश देगा, और किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय नहीं कराएगा यहाँ के अलावा। दूसरी उपधारा में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर कोई ऐसी संविदा है जिसमें किसी पक्षकार ने अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ रहा है वो पक्षकार, और वो भाग जिसे अपालित रह जाना है ही है, पूरे भाग का अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो, वहाँ दोनों में से किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर न्यायालय संविदा में उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा जितने का पालन किया जा सकता हो और उतने के लिए धन के रूप में प्रतिकर दिलवा सकेगा। कहने का मतलब है कोई संविदा थी और उसका मान लीजिए 5% 10% भाग ऐसा था जिसका पालन हो ही नहीं सकता था, बाकी 95% या 90% संविदा का पालन कर दिया गया है, और जो 10% या 5% बची है संविदा उसका भाग का पालन किया जा सकता, वो अपालित रह जाना ही है, मगर उसके रूप में धन दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है। तो न्यायालय किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर कहेगा कि आप ऐसा करिए, जो संविदा अपालित रह गई है उसके धन के रूप में आप इनको प्रतिकर दे दीजिए। तीसरी उपधारा में और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, कोई संविदा ऐसी है जिसका पक्षकार अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वो भाग जो अपालित रह गया हो, वो दो कंडीशंस हैं। संपूर्ण का प्रचुर भाग हो यद्यपि उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो।
अब क्या हुआ है, ऐसी संविदा है जिसके 90% का भाग का पालन नहीं किया जा सकता, सिर्फ 10% का भाग का पालन किया जा सकता है और 90 का नहीं किया जा सकता। मगर पहली कंडीशन में बताई गई है 90% भाग का जिसका पालन नहीं किया जा सकता हो उसके उस पालन अपालित संविदा के संदर्भ में धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता हो। दूसरी बात बताई गई है उसका धन के रूप में प्रतिकर ना हो सकता हो। अब दूसरी कंडीशन और भी टिपिकल है कि संविदा के प्रचुर मात्रा का पालन भी नहीं हो पाएगा और जो अपालित संविदा है उसका धन के रूप में प्रतिकर भी नहीं दिया जा सकता। वहाँ न्यायालय क्या करेगा, विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री अभिप्राप्त करने का आदेश नहीं दे सकेगा। मगर न्यायालय क्या करेगा, दूसरे पक्षकार के वाद लाने पर वेतकर्मी जो संविदा का भाग का पालन करने में असमर्थ है उसको ये निर्देश दे सकेगा कि अगर संविदा के उतने भाग का जितने का वो पालन कर सकता है विनिर्दिष्ट पालन करे। यदि दूसरा पक्षकार अगर इस बात पर जो सहमत हो जाए कि खंड का के अधीन आने वाली दशा में प्रतिकर दे दिया गया हो या दे दिया जा सके या दे चुका हो। दूसरी बात, दोनों दशाओं में जो का और खा में बताई गई हैं, दो दशाएं ये कि धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता हो या ना दिया जा सकता हो, दोनों ही दशाओं में अगर हर संविदा के शेष भाग के पालन करने के अपने सब दावों को तथा प्रतिवादी के विक्रम द्वारा उसे हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने के समस्त अधिकार को त्याग दे। कहने का मतलब है तीसरी उपधारा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में संविदा का पालन नहीं हो पा रहा है। तो पहली बात तो नहीं हो पाएगा तो न्यायालय यूं ही मना कर देगा। फिर भी दूसरा पक्षकार वाद लाया कि भैया हमें जो कुछ, न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है कि हमें जो कुछ मिल सकता हो आप दिला दीजिए, तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि इनकी संविदा का जो बची हुई संविदा है उसका धन के रूप में आप प्रतिकर दे दीजिए। और जो ये वाद लाए हैं इनसे कहेगा कि आपको ये संविदा का जो भागिक पालन है ये तभी कराया जाएगा कि आप अपने सारे दावे त्याग दें। अब आगे चल के आप कोई परेशानी नहीं देंगे इनको तो आपकी संविदा के जो बचे हुए भाग का है वो पालन करा दिया जाएगा। चौथी उपधारा में बात बताई गई है कि कोई ऐसी संविदा है जिसके दो भाग हैं, एक संविदा के एक भाग का पालन कराया जा सकता है और दूसरे भाग का पालन नहीं कराया जा सकता है, मगर इस संविदा को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो जिस भाग का पालन कराया जा सकता है, विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, न्यायालय उस भाग का विनिर्दिष्ट पालन कराएगा और जिसका नहीं कराया जा सकता उसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि अगर संविदा का कोई पक्षकार पूछा जाए कि असमर्थ कब हो जाता है तो संविदा का कोई पक्षकार संविदा के पालन करने में तब असमर्थ माना जाएगा जब उस समय जब संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दिया गया या विनिर्दिष्ट पालन को कहा गया है उस वक्त वो संपत्ति जो है अस्तित्व में ही ना हो। जिस बात के बारे में संविदा हुई थी अब वो संपत्ति या वो तथ्य या वो बात अस्तित्व में ही नहीं है, तो ऐसी दशा में कहा जाएगा कि कोई भी पक्षकार संविदा करने के लिए असमर्थ है। कहने का मतलब यह है कि जब उस चीज जिस बारे में संविदा हुई थी अब वो चीज रही ही नहीं तो उसका ये माना जाएगा कि जो पक्षकार संविदा पालन करने के लिए तो तैयार है मगर संविदा का पालन हो ही नहीं सकता, असमर्थता जता दी जाएगी। हमने बताया था 14वीं धारा में बताया गया है कि संविदाएं जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है, ये प्रतिस्थापित धारा है, इसको प्रतिस्थापित किया गया है और उसमें बताया गया है कि ऐसी कौन सी संविदाएं हैं जिनका विनिर्दिष्ट या स्पेसिफिक पालन नहीं हो सकता। तो ये 4 तरह की बातें बताई गई हैं इस धारा 14 में जिनका न्यायालय क्या करेगा, विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकेगा। पहली बात है कि जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है। अगर किसी पक्षकार ने धारा 20, अभी हम आपको धारा 20 भी पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, धारा 20 भी प्रतिस्थापित की गई है।
तो अगर कोई पक्षकार है जिसने धारा 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित पालन करा लिया है तो अब उस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा पाएगा न्यायालय। दूसरी बात है, कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण कहते हैं, देखरेख को, सुपरविजन को नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसी संविदा है जिसमें पक्षकारों के कर्तव्य का पालन इतना ज़्यादा अंतर्विलित है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि न्यायालय उसका पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, तो ऐसी संविदा का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता, विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तीसरी बात में कोई कही गई है बात तीसरे पॉइंट में कि कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। जैसे कोई ऐसी संविदा है जो व्यक्तिगत अर्हता, मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट ही फोटो को बना सकता है और कोई उसकी जगह नहीं बना सकता, तो ये एकदम व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित संविदा है और इसका विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय नहीं करा पाएगा। चौथी और आखिरी बात है, कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय, अवधारणीय कहते हैं पर्यवेक्षणीय, जिसका निर्णय हो सके, अवधारणीय पर्यवेक्षी प्रकृति की है, जैसे जिस न्यायालय का निर्णय हो सकता हो उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकेगा न्यायालय। धारा 16 में बताई गई बात, अनुतोष का व्यक्तिगत वर्जन या वैयक्तिक वर्जन, वर्जन कहते हो रोग को। कुछ ऐसी संविधाएं हैं, इसमें भी धारा 16 में भी संशोधन हुआ है, कुछ ऐसी संविधाएं हैं जिनका पालन कराने के लिए न्यायालय ने रोक लगाई हुई है, जिनका विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय नहीं करने देगा। कैसी बातें हैं? जैसी पहली धारा में पहले पॉइंट में बताया गया है, कोई ऐसा पक्षकार है जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है, तो अब क्या होगा, अनुतोष नहीं मिलेगा उसको। दूसरी बात है, जो संविदा के किसी मर्मूत निबंधन का जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे, या जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा के लिए विसंवादी है या ध्वंसक है। मतलब कोई ऐसी संविदा है जिसका पालन किया जाना शेष हो मगर पालन करने में कोई व्यक्ति जो कोई पक्षकार जो है वो असमर्थ हो जाए, या जानबूझकर उस संविदा को ना करना चाहे, या कपट करे अपनी तरफ से, या जानबूझकर उस संविदा को ऐसा बना दे जो नुकसानदायक है, तो ऐसी संविदा को भी न्यायालय क्या करेगा, विनिर्दिष्ट पालन के लिए रोक देगा। तीसरी और आखिरी बात है, जो ये साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबंधों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादियों द्वारा निवारित है, अभित्यक्त किया गया है, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने में असमर्थ है। कहने का मतलब है, खा पॉइंट में इतनी बात बताई गई थी कि पक्षकार क्या था, जो एक पक्षकार जानबूझकर अतिक्रमण कर रहा था या कपट कर रहा था, तब भी न्यायालय क्या करेगा, विनिर्दिष्ट पालन नहीं करेगा। और तीसरी पॉइंट में बता दी गई ये बात गा पॉइंट में कि जो एक पक्षकार है वो संविदा करने में असफल रहा है, या वो उसकी नियत संविदा को पालन करने की नहीं थी, या वो जानबूझकर रजामंद नहीं है संविदा को पालन करने का, ऐसी सारी कंडीशंस में क्या करेगा, न्यायालय बार लगा देगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा अनुतोष को प्राप्त करने के लिए। एक निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट निर्णय है, सुधर सिंह बनाम हरी सिंह AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें वादी जो थे उन्होंने ये साबित कर दिया तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर कि वो सदैव संविदा को निबंधनों के अंतर्गत पालन करने के लिए रजामंद थे, तत्पर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये अपनी तरफ से तैयार थे, ये संविदा को पालन करना चाह रहे थे, इसीलिए अपीलार्थी के पक्ष में आज्ञप्ति को निष्पादित कराया जाए, और इस तरह से अब इनकी अपील जो वादी ने की है, क्योंकि ये संविदा का पालन करने के लिए तैयार थे, इसलिए इनकी अपील सुनी जाए, और न्यायालय ने इनकी अपील को अनुज्ञात कर लिया। फिर ये आपकी धारा आ गई 20। इसमें ऊपर आप देख लीजिए, बीच में एक धारा
जो प्रीलिम्स में आती है, जो शुरू में हमने पढ़ाया था मैटर, इसमें एक धारा 15 थी और एक धारा 21 थी। इन दोनों को प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना, तो पहले ये पढ़ा दें हम आपको। धारा 15 में कहा गया है विनिर्दिष्ट स्थावर कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। तो धारा 15 में बताया गया है वो उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेंगे। कौन व्यक्ति होते हैं? वो पक्षकार हो सकते हैं, पक्षकार के हित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, या जो विवाह से संबंधित संविदाएं हैं उनके कुटुंब के लोग हो सकते हैं, या फिर कोई कब्जाधारी हो सकते हैं, या आजीवन हिताधिकारी हो सकते हैं, या उत्तरभोगी हो सकते हैं, या फिर कंपनी से संबंधित लोग हैं तो उनके पक्षकार हो सकते हैं। ये तमाम लोग क्या होते हैं? विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेंगे। फिर धारा 21 में सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि ये भी प्रीलिम्स में आती है। धारा 21 सिर्फ इसमें ये बात आपको याद रखना है कि कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। तो न्यायालय को कुछ मामलों में संविदा के पालन के साथ साथ प्रतिकर दिलाने की भी शक्ति होती है। और ये धारा आपको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएंगे, उसमें धारा 73 के में बताया गया कि किस तरह से प्रतिकर दिलाया जाता है। तो कहने का मतलब है संविदा के पालन के साथ साथ न्यायालय क्या करेगा? प्रतिकर भी दिलाने का अधिकार रखता है। फिर इसके बाद आ जाइए आप धारा 20 पर, जो कि मेंस में भी आती है और प्रीलिम्स में आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रतिस्थापित की गई है 2019 में। संविदा का प्रतिस्थापित पालन, क्या मतलब है इसका? प्रतिस्थापित का मतलब होता है, पहले तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ लें कि एक की जगह दूसरा, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है इसका? पहले जो मैटर है इस तरह से ही आपको लिखना है जिस तरह से हमने बताया है। इसमें बताया गया है कि जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन न करने के कारण टूट जाती है, वहां वो पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित वैकल्पिक पालन का, और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्ययनित और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। कहने का मतलब है व्यथित पक्षकार जो होगा वो ऐसे पक्षकार से जिसने भंग की है संविदा, तो या तो तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपना स्वयं के अभिकरण से माध्यम से ऐसे व्यक्ति से जो भंग कर रहा है उससे संविदा भंग के कारण पालन कराने का, अपनी संविदा का पालन कराने का, और जो उसे नुकसान हुआ उसका प्रतिकर के रूप में खर्चे आदि पाने का हकदार होगा। दूसरी उपधारा में बताई गई है कि उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने जो भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से अन्यून लिखित में एक नोटिस उसने ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में निर्दिष्ट हो नहीं दे देता, और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वो उसका पालन तीसरे पक्षकार या स्वयं अपने अभिकरण द्वारा करा सकेगा। कहने का मतलब है जो प्रतिस्थापित पालन है उसका आपको लाभ लेने के लिए उस पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? उस पक्षकार से जो भंग कर रहा है उसको लिखित में एक नोटिस देना होगा कि आप भाई हमारे 30 दिन के अंदर अंदर जो भी हमें नुकसान हुआ है वो प्रतिकर प्रदान कर दीजिए संविदा भंग से। और ऐसा करने में अगर 30 दिन का नोटिस देने के बाद भी वो पक्षकार जो उसने संविदा भंग की है आपका प्रतिकर के रूप में या आपकी संविदा को पालन नहीं करता, पालित नहीं करता, तो न्यायालय क्या करेगा? आपको अनुमति देगा कि अब आप प्रतिस्थापित पालन के लिए आगे बढ़िए। तीसरी उपधारा में बात बताई गई है कि जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा 1 के अधीन नोटिस देने के पश्चात किसी तीसरे पक्षकार से माध्यम से या स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वो भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर आपने एक तरह से किसी एक प्रकार से संविदा का पालन करा लिया है तो अब आप बाद में
विनिर्देश पालन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि संविदा का पालन आप एक ही रूप में करा पाते हैं, भिन्न रूपों में नहीं करा सकते। ये बात बता दी गई है। फिर ये हमने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है और आपको चैनल का नाम दिया है। आपको असुविधा होने पे यहाँ पर संपर्क करें आप हमसे। फिर आ जाइए धारा 26, लिखतें कब परिशोधित की जा सकेंगी। तो पहले पॉइंट में पहली धारा में बताई गई है कि अगर पक्षकारों के द्वारा कोई कपट हुआ है या कोई पारस्परिक भूल हो गई है जिसके कारण लिखित संविदा का या अन्य लिखित के उसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वहाँ लिखतों के परिशोधन के लिए आप आवेदन करेंगे। किस तरह से करेंगे? दो बातें हैं इसमें कि परिशोधित कब होंगी, जब या कपट के कारण या पारस्परिक भूल के कारण कोई ऐसी गलती हो गई हो जिससे संविदा के वास्तविक आशय का मतलब ही ना अभिव्यक्त हो, तब जाके आप लिखते परिशोधित करने के लिए आवेदन देंगे। किस तरह से देंगे ये बताया गया। ये बात पॉइंट काम है कि दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि क्या करे, लिखित द्वारा परिशोधित करने का वाद संसित कर सकेगा। दूसरी बात, वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखित के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विभाग हो अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखित परिशोधित की जाए। कोई भी लिखित क्या करें आप, परिशोधन के लिए जो आपने वाद प्रस्तुत किया उसमें मैटर दे दें कि इस मामलों में हमारी लिखित को परिशोधित किया जाए। तीसरी और आखिरी पॉइंट बताया गया है कि किसी ऐसे वाद में जहां खंड खा में विनिर्दिष्ट है प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसको उपलब्ध हो लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। जो भी बातें बताई गई हैं खंड खा में उनके अंतर्गत प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा को प्राप्त करने का हकदार है। फिर धारा 30 है जिसमें यह बताया गया है कि विखंडित करने वाला पक्षकार जो होगा, एक सेकेंड ऑटो रोटेट हो रही है, विखंडित करने वाले पक्षकार से न्यायालय साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। ये एक अभी हम एक और माइनर एक्ट है साम्य, उसको पढ़ाएंगे हम आपको अगले टर्न पर, आखिर हो जाएगा माइनर एक्ट का, जिसमें हम साम्य और टॉर्ट, इसमें भी क्वेश्चन आता है एक, तो साम्य वाले एक्ट में ये हम बता देंगे आपको। इसमें सिर्फ ये बात बताई गई है कि अगर कोई पक्षकार संविदा को तोड़ता है, विखंडित करता है, तो दूसरा व्यक्ति उससे अपने हक को, अपने प्रतिकर को वापस कराने का अधिकार रखता है। फिर धारा 34 बताई गई है पारिस्थितिकी या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इस धारा का, पहले तो ये वर्ड समझ लीजिए, एज इट इज आपको लिखना होती है, फिर हम आपको समझा भी देंगे। पहली बात तो इसको लिखना कैसे है ये बहुत ध्यान से समझ लें। कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान या प्रख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संसित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक से उस वाद में ये घोषणा कर सकेगा कि वो ऐसा हकदार है, और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे। होता क्या है, इसमें कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई प्रॉपर्टी है और हमने वहाँ पर किसी न्यासी को न्यस्त कर दिया, आगे चल के न्यासी ये कहने लगे कि हम इसके हकदार ही नहीं हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उस न्यासी के विरुद्ध या कोई भी व्यक्ति जो हमारे हक को डिनाय कर रहा है, मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हम वाद संस्थित कर सकते हैं। और उस हालात में जब हम वाद संस्थित करेंगे तो न्यायालय अपना विवेक लगाएगा और विवेक के अनुसार ये घोषणा करेगा कि ये सचमुच में संपत्ति के हकदार हैं और यही मालिक हैं, और हमारे पक्ष में फैसला देगा, और हमारे लिए ये आवश्यक नहीं होगा कि हम किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करें, क्योंकि प्रॉपर्टी ही हमारी है तो सारे के सारे अनुतोष हमारे ही पास होंगे। ये बात बताई गई है।
यहाँ पर एक बात और बात परंतु लगा दिया गया, परंतु कोई भी न्यायालय वहाँ ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहाँ की वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोभ करे। कहने का मतलब है, ऊपर बताया गया कि अतिरिक्त अनुतोष वादी प्राप्त करने के लिए अलग से कहना नहीं होगा, मगर सचमुच में कोई ऐसा अनुतोष हमें प्राप्त करना चाहिए जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो परिस्थिति है, स्टेटस है हमारा, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, विनिर्दिष्ट पालन के लिए वो जो हमें अनुतोष प्राप्त होना चाहिए उनके लिए भी हम मांग करेंगे। इसमें एक स्पष्टीकरण है जिसमें बताया गया है कि संपत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान में हितवद्ध व्यक्ति है। इसमें एक शब्द आया था हितवद्ध व्यक्ति, तो जैसा कि हमने बताया था कि हितवद्ध व्यक्ति जो होता है, न्यासी हितवद्ध व्यक्ति है। अगर हमने किसी को न्यासी नियुक्त किया है तो वो न्यासी क्या है, हितवद्ध व्यक्ति माना जाएगा। ऐसे मौके पर न्यासी हितवद्ध व्यक्ति होता है, ये बात बताई गई है। संपत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में हितवद्ध व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो, जो जैसा कि हमने बताया था, हमने शुरू ही यहाँ से किया था अपना उदाहरण कि हमने एक न्यासी नियुक्त किया था, न्यस्त किया था, और वो हमारे हक को इनकार कर रहा है, हमारे स्वामित्व को इनकार कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हितवद्ध व्यक्ति है। 35वीं धारा में बताई गई है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 35 है, ये घोषणा का प्रभाव। जो धारा 34 में न्यायालय स्वविवेक से घोषणा करेगा उसका प्रभाव ये होगा कि ये घोषणा पक्षकारों के बीच और पक्षकारों से रिस्पेक्टिव जो व्युत्पन्न अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को ही आबद्ध करेगी, और अगर पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो तो ऐसे न्यासी को भी ये घोषणा प्रतिबद्ध करेगी, प्रभाव डालेगी, अगर वो व्यक्ति उस समय न्यासी होता जबकि घोषणा की गई थी। कहने की मतलब है, घोषणा की तारीख को ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व में, ऐसे व्यक्ति का न्यासी के रूप में अस्तित्व में होना जरूरी है जबकि घोषणा की गई हो, तभी न्यासी पर इस घोषणा का प्रभाव होगा, बाकी पक्षकारों पर हमेशा रहेगा। फिर धारा 42 सिर्फ मेंस के हिसाब की है, इसलिए पहले धारा 42 पढ़ा दें, फिर प्रीलिम्स के हिसाब की 2-3 धाराएं वो भी हम आपको समझा देंगे। धारा 42 कहती है नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। क्या मतलब है कि इसमें बताया ये गया है कि जहाँ की किसी संविदा में किसी निश्चित कार्य को करने का सकारात्मक करार और उसी के साथ किसी निश्चित कार्य को न करने का अविभक्त या विवक्षित करार समाविष्ट है। कोई ऐसी संविदा है जिसमें एक सकारात्मक बात है और एक नकारात्मक बात है, वहाँ पर परिस्थिति इस तरह की हो गई है कि न्यायालय क्या कर रहा है, सकारात्मक करार को पालन करने के लिए या विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए असमर्थ है, तो वहाँ पर नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा। कहने का मतलब है कि संविदा के 2 भाग हैं, ऐसी संविदा है जिसके 2 भाग हैं, जिसमें एक कोई सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है, मगर सकारात्मक पक्ष को के बारे में न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो ऐसे मामले में नकारात्मक पक्ष में न्यायालय आदेश देने से न्यायालय को रोका नहीं जाएगा। ऐसे मामले में न्यायालय नकारात्मक करार के बारे में व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा, उसको कोई रोक नहीं है, परंतु ये तब जबकि वादी संविदा के पालन में जहाँ तक उसके लिए आबद्ध है असफल रहता है, और ऐसा जो पालन तब करा सकेगा वो जबकि वादी क्या हो, पालन करने के लिए असफल रहा हो। इस तरह से मेंस का पूरा मैटर हो गया। और प्रीलिम्स में 2 धाराएं, जो जहाँ से शुरू किया था हमने, वहाँ पर 2 धाराएं आपको और समझनी है। पहली धारा है ये जो भाग 3 है, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भाग 3, ये निवारक अनुतोष से संबंधित है, और ये धारा 36 से लेकर 42 तक चलता है। 42 धारा हमने बता दी, आपको पढ़ा दी। 36वीं धारा में बताया गया है निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। तो निवारक अनुतोष जो होता है, न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत
शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। धारा 38 में बात बताई गई है शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। तो शाश्वत अनुदत्त न्यायालय, क्योंकि परमानेंट व्यादेश होता है तो न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनता है, पूरा गहन अध्ययन करता है, तभी जाके शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किया जाता है। सरसरी नज़र में शाश्वत व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जाता है। फिर धारा 39 में आज्ञापक व्यादेश की बात हुई है। आज्ञापक व्यादेश कोई ऐसा व्यादेश है जिसको न्यायालय क्या करेगा, आज्ञा देगा, फोर्सफुली उसको अनुदत्त कराएगा। फिर एक धारा है व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है। तो व्यादेश न्यायालय ऐसी परिस्थिति में नामंजूर कर देगा कि ऐसा कोई व्यादेश, मान लीजिए न्यायिक कार्यवाही में अवरोधक है या न्यायालय के अधीनस्थ होते हुए किसी मामले को अभियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति को रोका जा रहा है, या कोई ऐसी संविदा का भंग निवारित करने के लिए है जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं प्राप्त किया जा सकता, या फिर कोई ऐसा है या कोई ऐसा मामला हो जिसमें वादी को उस मामले में कोई व्यक्ति हित ही ना हो, तो ऐसे तमाम मामलों में व्यादेश नामंजूर कर दिया जाएगा। ये बात बताई गई है धारा 41 में। इस तरह से आपका ये जो SRA है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कंप्लीट हो गया। 2 माइनर एक्ट और हैं जो कि टॉर्ट और साम्या हैं। इनसे सिर्फ एक प्रश्न आता है मेंस में या प्रीलिम्स में, कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ये दोनों एक्ट हम एक ही टर्न पर आपको अगले टर्न पर दे देंगे। इस तरह से आपके सारे माइनर एक्ट अगले टर्न पर कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट मैटर है ये सारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए या सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसलिए इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।